प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि उस प्रलय दृश्य के वर्णन में कवि बीच में ही कथा का सूत्र लेकर के आते हैं कि किस तरह से मनु एक और वो किस तरह से वहां हिमालय पर पहुंचे। ये एक दृष्टि से मनु का आत्मचिंतन है। वो हिमालय पर बैठे हुए स्वयं सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से बचा। इसलिए मनु आगे कहते हैं एक नाव थी औरन उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में हुट गिरकर बहती पगली बारंबार। मनु कहते हैं कि एक नाव थी जिस पर मैं बैठा हुआ था, मैं स्वयं बैठा हुआ था। उसमें न तो डांडे लग रहे थे न पतवार लग रही थी। आंधी और तूफान के सामने ये दोनों चीजें, न पतवार लग पा रही थी न डांडे लग पा रहे थे। भयंकर तूफान था, इसलिए वो जल की गति से ही जिधर जल ले जा रहा था उधर ही वो जा रही थी। तरल तरंगों में उठ गिरकर उस प्रलय रूपी समुद्र की लहरों के साथ कभी वो उठती थी नौका, कभी वो गिरती थी और एक इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसका कोई गंतव्य नहीं था और मनु को ऐसा लगने लगा था। मनु कहते हैं कि मेरी ये जीवन रूपी नौका जो है अब इस प्रलय जल्दी में डूबने वाली है। लेकिन तब ही अचानक लगते प्रबल थपेड़े धुंधले, तटका था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। लेकिन कवि कहते हैं कि मेरी नौका के प्रबल थपेड़े लग रहे थे समुद्र की लहरों के, और पृथ्वी के तट का कहीं भी मुझे पता नहीं था। कहीं भी पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ प्रलय ही प्रलय था, पानी ही पानी था। से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही, और मैं कायरता से, व्याकुलता मेरे अंदर भर गई, निराशा मेरे अंदर आ गई कि जीवन का अंत होने वाला है। लेकिन प्रसाद आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन वो आगे कहते हैं कि जो नियति थी, जो था, जो परमात्मा था, वही मेरे लिए रास्ता बना। नियति मेरे लिए पथ बनी। नियति ने मुझे रास्ता सुझाया। नियति ने किस तरह से मुझे बचाया, इसका वर्णन। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जरद की खड़ी झड़ी में बूंदे निसंसृत रचती। फिर कभी जो है कि किस तरह से मेरी नौका, लेकिन उस समय प्रलय का दृश्य कैसा था जब कभी नौका में बैठे हुए थे, उसका वर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि समुद्र की लहरें आकाश चूमती हुई, अतिशयोक्ति अलंकार हो सकता है कि बहुत ऊंची समुद्र की लहर था। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी और चपलाएं यानी आकाश की बिजली वो असंख्य मात्रा में बहुत ज्यादा लगातार चमक रही थी। गरल जरद की खड़ी झड़ी में, और जो बादल ने जो मूसलाधार बरसात कर रहा था, उसमें इतना पानी था कि बूंदे मानो अपना संसार बना रही हो अलग से। चारों तरफ पानी पानी था, मानो पानी का ही संसार था। फिर मनु आगे कहते हैं चपलाएं उस जलदि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, जो विराट बाढ़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। नौका में बैठे हुए मनु उस प्रलयकालीन दृश्य को देख करके जो उन्होंने सोचा, वर्णन करते हुए, अब वो हिमालय पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि किस तरह से उस समय क्या हुआ था कि चपलाएं अर्थात आकाश की बिजली उस जलदि विश्व में, यानी संसार रूपी वो समुद्र, संसार जो था वो समुद्र हो गया था, पानी हो गया था। उसमें वो बिजलियां जो थी वो स्वयं चमत्कृत हो रही थी, चारों तरफ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विराट बाढ़ ज्वालाएं, मानो समुद्र में उठने वाली जो ज्वाला थी वही मानो खंड खंड होकर के वो चारों तरफ वही अग्नि के रूप में प्रकट हो रही थी। ऐसी आकाश की बिजली चमक रही थी। फिर को आगे वर्णित करते हुए कवि कहते हैं जलनिधि के जल तलवासी जलचर, बिकल निकलते उतराते, हुआ बिलोड़ित ग्रह, तब प्राणी कौन कहां कब सुख पाते। मनु कहते हैं कि उस समय मैं ही व्याकुल नहीं था, देव जाति व्याकुल नहीं थी, अपितु समुद्र के नीचे रहने वाले, जलनिधि के तल में रहने वाले जो जलचर थे, जो जल के प्राणी थे, वो उस पानी के आलोड़न से वो व्याकुल हो गए थे और वो व्याकुल होकर के बाहर आ रहे थे। कवि कहता है कि उनका ग्रह बिलोड़ित हो गया था, मानो उनके ग्रह को किसी ने मथ दिया।
तल को, पैंदे को मानो किसी ने उस प्रलय ने मत दिया हो। हुआ बिलोड़ित ग्रह, जब उनका घर ही मत दिया गया तो कौन प्राणी, कैसे, किस प्राणी को किस प्रकार सुख मिलता, अर्थात कोई भी प्राणी उस प्रलय में सुखी नहीं था। वो भी जलचर भी बहुत ज्यादा व्याकुल और पीड़ित थे, इसलिए ऊपर वो आ गए थे। फिर कभी अतिशयोक्ति अलंकार में उस प्रलय का वर्णन करते हुए कहते हैं, घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलकाती, दृष्टि विफल होती थी कृत। कि घनीभूत हो उठे पवन, यानी हवा जो थी, जिसको 49 हवाएं बताई हैं सनातन परंपरा में, वो इतनी ज्यादा घनीभूत हो गई थी, इतनी तेजी से चल रही थी, इतनी तेजी से उनकी गति इतनी तेज हो गई थी कि अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्वासों की गति होती रुद्ध, कि आंखों की गति होती रुद्ध, कि आदमी का श्वास लेना भी मुश्किल हो गया था। हवा इतनी तेज गति से जा रही थी कि नाक जो है आदमी की, जो उस श्वास को खींचने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी, इतनी तेज गति से वो जा रही थी। और जब श्वास नहीं आ रही थी या श्वास कम आ रही थी तो चेतना थी बिलखाती, आदमी की चेतना, आदमी का होश जो था वो भी व्याकुल हो रहा था। कम श्वास के कारण आदमी मनु का शिथिल होते जा रहे थे, हल्की हल्की बेहोशी मनु को आती जा रही थी। और जब मनु आंख खोल करके चारों तरफ देखते थे तो दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध, तो मनु की आंखें जो थी वो ठीक ढंग से देख नहीं पाती थी, और इस तरह से मनु को गुस्सा आता था, क्रोध आ रहा था, उनकी दृष्टि व्याकुल हो रही थी कि ये किस तरह का समय और किस तरह का प्रलय ये आया है। फिर आगे मनु कहते हैं, उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुदबुद से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगणों से जगते। कभी कहते हैं कि वो भयंकर जो आलोड़न हुआ, प्रकृति ने जो उसको धरती को मथा, उसमें जो ग्रह नक्षत्र और जो तारे थे वो ऐसे लग रहे थे मानो पानी के बुदबुदे हों, पानी के बुदबुदे, उपमालंकार। और प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगणों से जगते, ज्योतिरिंगण कहते हैं जुगनू, जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमकते हैं, उस तरह से उपमालंकार। उस तरह से जो ग्रह नक्षत्र थे वो उस प्रलयकालीन जो वर्षा ऋतु, प्रलयकालीन जो रात थी, उसमें वो तारे और ग्रह नक्षत्र जो थे वो जुगनू की तरह कभी कभी चमकते हुए दिखाई देते थे, अन्यथा चारों तरफ घोर अंधेरा था। फिर मनु कहते हैं कि प्रहर दिवस कितने बीते बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्हन कोई पा सकता। मनु कहते हैं कि कितने दिन और कितने प्रहर बीत गए नौका पर इधर से उधर घूमते हुए, इसका कोई पता नहीं था, इसको कोई बता नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त इनके सूचक, दिन और प्रहर को बताने वाले जो सूचक थे वो सूर्य और चंद्रमा ही थे, वो सब दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए पता नहीं था कि मनु को उस नौका में बैठे हुए कितना, या प्रलय होते हुए कितने दिन हो गए हैं, प्रलय होते हुए कितने प्रहर बीत गए हैं। उसके सूचक उपकरण जो सूर्य चंद्रमा थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए समय का कोई ज्ञान उस कथा के नायक मनु को उस समय नहीं रहा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं, काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला निस्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पूत का मरण रहा। फिर कथा सूत्र को जोड़ते हुए कभी आगे कहते हैं, मनु के द्वारा कहलवाते हैं, मनु कहते हैं कि काला शासन चक्र मृत्यु का, क्यों प्रलय जो थी वो मानो मृत्यु का एक तरीके का काला शासन चक्र था, एक तरीके का पूरा उसका शासन था, उसके आदेश थे, उसका दृश्य था। वो मनु को पता नहीं रहा कि वो कितने समय तक चला, उसको स्मरण नहीं रहा, उसको समय का ज्ञान नहीं रहा। इतने में एक महामत्स्य यानी बहुत बड़ी मछली ने उस दीन पोथ, दीन यानी बेचारी, बेचारी टूटी हुई जो मनु की जो नौका थी, वो प्रबल थपेड़ों से, जलदी के प्रबल थपेड़ों से, समुद्र के प्रबल थपेड़ों से लगभग क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके उस महान मछली ने उसके धक्का मारा, उसकी चोट मारी, और मनु को ऐसा लगा कि मरण रहा, कि अब ये मेरी नौका जो है निश्चित रूप से डूबेगी और मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन किंतु फिर कभी आगे कहते हैं, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिर के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक
लेकिन कभी कहते हैं कि महामत्स्य ने जो चपेटा लगाया, महामत्स्य ने उस मनु की नौका के जो धक्का मारा, उस धक्के से ही मनु की वो क्षतिग्रस्त नौका इस उत्तरगिरी अर्थात हिमालय के तट पर आकर के लग गई और मनु उसमें से उतर करके हिमालय पर चढ़ गए। तो ऐसा लगा कि मानो देव जाति का जो ध्वंस था, देव जाति का जो विनाश था, वो अचानक वापस श्वास लेने लगा। अर्थात मनु अब को विश्वास हो गया कि मैं बच जाऊंगा। देव जाति का अंतिम चिन्ह के रूप में बचने का उसको पूरी तरह विश्वास हो गया। इस तरह का वर्णन कवि ने इस छंद में किया है। हिमालय पर बैठे हुए हैं, वो आत्मचिंतन लीन है और उस प्रलयकालीन दृश्यों को किस तरह से वो बचे, किस तरह से हिमालय पर आए, इसका वर्णन करने के बाद फिर वो अंत में कहते हैं, वो उसी बात पर आते हैं कि किस तरह से मैं देव जाति भयंकर अभिमानी थी, उसका एक अंश के रूप में आज मैं बचा हूं। इस बात को स्पष्ट करते हुए वो अंतिम छंद, इस प्रलयकालीन दृश्य के जो अंतिम छंद है उसमें वो कहते हैं, आज अमरता का जीवित हूं मैं, वह भीषण जर्जर दम, आ सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विस्कंप। कि मैं उस अमर जाति, उस देव जाति का अंतिम अंश के रूप में कितना भीषण भयंकर दंभ था, कितना भयंकर अहंकार था, उसके एक प्रतिनिधि के रूप में मैं जीवित बच गया हूं। मुझे परमात्मा ने जीवित बचा दिया है और अब मैं जो नई सृष्टि होगी, जो मानव जाति आएगी, उसका मैं प्रथम अंक, जैसे कोई नाटक की शुरुआत होती है तो उससे पहले विस्कंबक एक स्थिति होती है, उसमें एक पात्र आते हैं जो उस नाटक के कथा के बारे में सूचना देते हैं। उसी तरह मनु अपनी स्थिति को संस्कृत कालीन जो नाटक होते हैं उसमें विस्कंबक की तरह अपनी भूमिका को वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं के जो नाटक होते हैं उसमें जो विस्कंबक की जो भूमिका होती है, जो उस घटना को आगे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उस तरह से मनु अपने आप को उस संधि काल का एक व्यक्ति मानते हुए कहते हैं कि मैं जो देव जाति थी उसके विनाश और जो मनुष्य जाति, जो मानव जाति अब शुरुआत होगी, उसको जोड़ने वाले मैं एक विस्कंबक की तरह हूं। अपने आप को इसका वो गौरवशाली महसूस करते हैं और लेकिन ये कहते हैं कि मैं अधम पात्र, जैसे अधम इसलिए कहा है कि संस्कृत नाटकों में मुख्य पात्र आगे आते हैं, विस्कंबक की कोई महत्वपूर्ण पात्र नहीं होता। इसलिए अपने आप को मनु जो है वो कहते हैं कि मैं उसका एक छोटा सा पात्र हूं, जो देव जाति का अंतिम अंश हूं और मानव जाति की मैं आगे शुरुआत करने वाला हूं। इस तरह से ये प्रलय का दृश्य जो है, जो हिमालय पर बैठे भी मनु है, आत्मचिंतन लीन है, वो इस तरह से जाकर के वो प्रलयकालीन दृश्य को पूरा करते हैं। अब इसके बाद इस चिंता सर्ग का अंतिम अंश शुरू होगा, जो हम अगले